एक छोटे से गांव में एक सैम नाम का लड़का रहता था। अपने स्कूल के दौरान सैम ने ट्रेडिशनल शिक्षा के साथ संघर्ष किया। वो क्लासरूम के माहौल में कभी कंफर्टेबल ही नहीं हो पाया, जिससे किसी भी परीक्षा को पास करने में उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। तब भी उसके मार्क मिनिमम ही आते थे। जैसे तैसे उसने स्कूल और कॉलेज में पास किया। उसके बाद जैसे ही वो नौकरी में गया तो वहाँ भी उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसे समझ आया कि उसे अपने विचार, अपना दृष्टिकोण सब पर वापस से काम करना पड़ेगा। कोई भी पुराने नियम काम नहीं आएंगे। नए नतीजे पाने के लिए कुछ नया करना होगा और उसने इसी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उसने पुराना सब भूलकर नई चीजों को सीखना शुरू किया। उसने अपनी ताकत पर काम करना शुरू किया। उसने लोगों का निरीक्षण करना शुरू किया कि एक सफल इंसान किन सब चीजों को करके सफल हो रहा है। उसने महसूस किया कि उसका सीखने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो चीजों को करके देखते हुए बेहतर ढंग से कर पा रहा था। वो थोड़ा धीमा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार, और धीरे धीरे वो सफलता हासिल करता गया। पहले ही साल उसे अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो ये समझ पाया कि वक्त के साथ रीथिंक करना और अपनी पुरानी सीख और सोच को बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के वक्त में सैम एक मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप लीडर में से एक है, जहां वो लोगों को इनोवेटिव होने और नए रास्ते पर काम करने की स्ट्रैटेजी के बारे में सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश। हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए आप रीथिंक की पावर को समझेंगे। इस किताब का नाम है थिंक अगेन, जिसे एडम ग्रांट ने लिखा है। जनरली हम अपनी राय किस आधार पर बनाते हैं? जो आपने पढ़ा हो या सुना हो उसके आधार पर। लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि ये राय एक तरफा भी हो सकता है, यानी आप किसी एक तरह के विचारों से प्रभावित भी हो सकते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं तो सही और गलत में अंतर करना बंद कर देते हैं और अपनी प्रभावित वाली राय को ही सही मानने लगते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान होने के नाते सही और गलत चीजों में अंतर करना जरूरी है। तो इसकी शुरुआत होती है स्किल ऑफ रीथिंक से। यह तब होता है जब आप यकीन कर लेते हैं कि आप पूरी दुनिया की ज्ञान को नहीं जानते हैं और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई लोग अपने पुराने बिलीव्स को ही सही मानते हैं, हालांकि वो मान्यताएं उस समय पर ठीक थे, लेकिन बदलते ज़माने के साथ कई चीजें आज के हिसाब से उपयोगी नहीं रह जाती। इसलिए सही परिणाम को पाने के लिए चीजों को नए नजरिए से देखना और नए तरीके अपनाना जरूरी हो जाता है। जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके लिए अपने पुराने मान्यताएं पर बने रहते हुए सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग पुनर्विचार के लिए तैयार होकर अपने आप को समय के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, वो कम से कम दूसरों की तरह दुखी नहीं रहते। यानी अगर हम आंख बंद करके मान लेने की बजाय चीजों को खुले दिमाग से समझें तो इससे कई फायदे होंगे। ऐसे मान लेना कि पूरी दुनिया की ज्ञान का बहुत कम हिस्सा ही हम जानते हैं, और जो आप जानते हैं उनमें से भी कुछ ही चीजें हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह श्योर हो सकते हैं। यह हमें नया नजरिया अपनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो रीथिंकिंग क्या है? यह कैसे काम करती है? कैसे आप पुराने अननेसेसरी बिलीफ्स को छोड़कर नए उपयोगी मान्यताओं को अपना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को अपनी ओपिनियन से कन्विंस कर सकते हैं? कैसे अपने ऑफिस में स्टाफ को हमेशा लर्निंग मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? यह सब हम आज जानने वाले हैं। अगर आप अपने घर या ऑफिस में लर्निंग एनवायरनमेंट को डेवलप करना चाहते हैं और लीडर बनना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए काफी उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। एक उपदेशक, प्रीचर, अभियोक्ता, प्रोसिक्यूटर, राजनीतिक, पॉलिटिशियन, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और हमारा दिमाग। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ही जानकारी एक्सेस करने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। मेडिकल सेक्टर में 1950 से अगले 60 सालों तक जितनी जानकारी मिली, 2010 से आज तक रिसर्चर्स को उससे भी ज्यादा जानकारी मिल चुकी है। आज चारों तरफ जानकारियों की भरमार है। पहले की तुलना में आज हमें पलक झपकते ही कोई भी जानकारी आसानी से मिल सकती है।
इसका मतलब है हमें इन जानकारियों के आधार पर बने हमारे बिलीफ्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका IQ लेवल कितना ज्यादा है। अगर आप अपने बिलीफ्स को बदलने के लिए उत्साहित नहीं हैं, तो आप रीथिंकिंग के कई अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं, कुछ साल पहले तक प्लूटो को जुपिटर, मरकरी, वीनस की तरह एक ग्रह माना जाता था, लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि प्लूटो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसे साबित करने के लिए कई सालों तक रिसर्च चली और अब रिसर्च में मिले डेटा के आधार पर यह मान लिया गया है। इस नए बिलीफ्स को मानने से चीजों को देखने के नए नजरिए बने और कई नए रास्ते भी बने। आमतौर पर जब हमें किसी एक बात पर डाउट होता है, तो हम दूसरे सोर्सेज के जरिए उसकी सच्चाई को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर डॉक्टर आपके बारे में कुछ बताते हैं, तो कंफर्म करने के लिए अक्सर दूसरे डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। लेकिन जब यह हमारे ओपिनियन के बारे में होता है, तो हम इसे अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में हमारे लिए अपनी ओपिनियन को गलत मानना मुश्किल हो जाता है और उसे सही मानना आसान लगता है। लेखक ने अपनी रिसर्च में पाया कि हम लोग एक उपदेशक, अभियोक्ता, राजनीतिक और एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हुए इससे प्रभावित होकर अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। उपदेशक यानी कि प्रीचर माइंडसेट में हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे मान्यताओं को चुनौती कर रहा है। अभियोक्ता यानी कि प्रोसिक्यूटर माइंडसेट को सोचने से हमें लगता है कि हम ही सही है और सामने वाला गलत है। और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन माइंडसेट में हम लोगों को अपनी बात से मनाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों माइंडसेट में समस्या यह है कि या तो आप सिर्फ अपनी बिलीफ्स में ही रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों न हो, या फिर बिना सोचे दूसरों को प्रभावित कराने पर निर्णय लेने लगते हैं। सही निर्णय लेने के लिए यह तरीका सही नहीं है, इसलिए इस तरह के माइंडसेट से बचने के लिए हमें वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट माइंडसेट को अपनाने की जरूरत है। एक साइंटिस्ट की तरह जानकारी और डेटा के आधार पर निर्णय लें। एक साइंटिस्ट की तरह चीजों को वास्तविक तरीके से देखने की आदत डालें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। साइंटिस्ट कभी भी अपने बिलीफ्स पर आधारित चीजों को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। वो हमेशा सबूत के आधार पर जो सही होता है उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, यानी वो जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब हर समय सही निर्णय लेना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बदलती स्थिति के हिसाब से अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। रिसर्च में पता चला है कि जिनका IQ लेवल ज्यादा होता है, उन्हें इस तरह के बदलाव करने में ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि वो अपने आज के बिलीफ्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए बदलते हालातों के अनुसार अपने बिलीफ्स में थोड़ा भी बदलाव उन्हें पसंद नहीं होता और यह उन्हें अपनी इंटेलिजेंस के लिए इनसिक्योर करता है। ऐसे में यह मानना मुश्किल होता है कि वो गलत है, चाहे उनके सामने सबूत ही क्यों न रख दिए जाएं। ऐसे में चीजों को ओपन माइंडेड होकर समझने की कोशिश करें। अध्याय 2, पारस्परिक पुनर्विचार, इंटरपर्सोनल रीथिंकिंग। अक्सर जब हम अपने बिलीफ्स के बारे में कोई अच्छी खबर सुनते हैं, तो अपने नजरिए को लेकर खुश होते हैं और उस बारे में ज्यादा जानने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। लेकिन जब हम उस बिलीफ्स और राय के बारे में बुरी खबर सुनते हैं, तो दुखी होकर सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं। इसी समय रीथिंकिंग की जरूरत होती है, ताकि अपने दिमाग को खोल के अनावश्यक बिलीफ्स को पहचाने और उस बारे में दोबारा से सोचने के लिए प्रेरित हों। हालांकि अपनी बिलीफ्स के बारे में शक करना भी कभी कभी ठीक होता है। लेखक इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। यह ऐसी अनुभव है जो हमें किसी दूसरे की तरह बनने से रोकती है, लेकिन साथ ही अपने बिलीफ्स को लेकर सेल्फ डाउट में भी डाल देती है। कुछ रिसर्चेस में यह पाया गया है कि हमारे आसपास के आधे से ज्यादा लोग करियर या जीवन की किसी और चीज को लेकर इम्पोस्टर हो जाते हैं, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कितनी ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम कई मायनों में फायदेमंद होता है, जैसे यह फीलिंग्स हमें अपनी बिलीफ्स को सही साबित करने के लिए हैंड वर्क करने को उत्साहित करती है और रीथिंकिंग के लिए दिमाग को खोल देती है। इम्पोस्टर विचार हमें स्मार्ट वर्क करने के लिए उत्साहित करती हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों पर की गई एक रिसर्च में पाया गया कि औरतें लीडरशिप स्किल्स को अंडर एस्टिमेट करती हैं और आदमी ओवर एस्टिमेट करते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेतृत्व को लेकर दोनों के बिलीफ्स अलग अलग होते हैं। इसलिए जब ऐसे मुद्दों पर दोनों में बातचीत होती है तो एक को पूरी तरह से सही और दूसरी को पूरी तरह से गलत मानते हैं। फॉर्मल डिबेट में आपका मकसद होता है जिस विषय पर डिबेट की जा रही है उसके बारे में सामने बैठी श्रोता का माइंड चेंज करना, यानी उन्हें कन्विंस करना कि वो आपके राय पर ध्यान दें। याद रखें, किसी एक चीज को लेकर लोगों के दिमाग में पहले से ही कुछ राय होते हैं। ऐसे में इनफॉर्मल डिबेट में स्पीकर श्रोता को अपनी बिलीफ से मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग डिबेट को एक बहस की तरह मानते हैं जिसमें एक के राय पूरी तरह से ठीक माने जाते हैं जबकि दूसरी के बिल्कुल गलत। एक एक्सपर्ट थिंकर की तरह आपका मकसद यह होना चाहिए कि अपने पार्टनर को अपने दृष्टिकोण की सच्चाई से जागरूक करवाएं। इसमें आप उन्हें ओपन माइंडेड होकर आपके राय के बारे में सोचने के लिए उत्साहित करते हैं, न कि कई सारे कारण देकर उन्हें हराने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें बुरा लग सकता है और आपके राय को सुनने के लिए वो ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे। ध्यान रखें, अगर सामने वाला इंसान ओपन माइंडेड नहीं है तो वो आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि आप उन्हें उनके आज के बिलीफ्स को चुनौती देते हुए कन्विंस कर रहे होते हैं कि अपनी बिलीफ्स के बारे में दोबारा से सोचें कि वो गलत है और आपके सही बिलीफ्स को मान लें। लेखक कहते हैं कि डिबेट को डांस की तरह देखें। डांस में अगर आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने या लीड करने की कोशिश करते हैं तो डांस खराब हो सकता है। इसलिए आपका उद्देश्य उनके साथ मोमेंट्स को मैच करना है। इससे आप दोनों ताल से ताल मिलाकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आइए इस उदाहरण को देखते हैं जिसमें एक नॉन प्रोफेशनल मध्यस्थ और एक्सपर्ट मध्यस्थ को एक डील फिक्स करनी थी। रिसर्चर्स ने दोनों के डील करने के तरीकों को स्टडी करके पाया कि नॉन प्रोफेशनल मध्यस्थ लोगों को कई सारे कारण देकर उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कई तरह के कारण दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ विशेषज्ञ अलग तरह से डील कर रहे थे और बहुत ही कम कारण दे रहे थे। जब आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए रीजंस देते हैं तो अनजाने में श्रोता को आपकी बात से असहमत होने के कई कारण दे रहे होते हैं, और एक बार अगर उन्हें असहमत करने का कोई पॉइंट मिल गया तो बाकी की बातों से असहमत होना आसान होने लगता है और अंत में शायद वो आपकी बातों से सहमत ही न हो या बात बहस में भी बदल सकती है। विशेषज्ञ मध्यस्थ ऐसा नहीं करते, वो श्रोता के दिमाग को खोलने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य श्रोता को अपनी राय से डोमिनेट करना नहीं होता, बल्कि उनसे सवाल पूछकर अपनी राय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वो श्रोता से सवाल पूछकर जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इसके आधार पर बातचीत को ऐसे पॉइंट पर ले जाने की कोशिश करते हैं जिससे दोनों सहमत हो जाएं और दोनों का फायदा हो। यह व्यवहार दिखाता है कि आप एक खुले विचारों वाले इंसान हैं और सामने वाले की बातों को सुनने समझने के लिए तैयार हैं। जब सामने वाले को लगेगा कि आप उनके राय को समझने में दिलचस्प हैं, तो बदले में वो भी आपकी बातों को समझने में दिलचस्पी लेंगे और आपके राय से अपना माइंड चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे आप उपदेशक, उपभोक्ता और राजनीतिक जैसे नहीं लगेंगे जो अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करना चाहते हो, बल्कि एक ऐसे इंसान लगेंगे जो सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। यह चीज श्रोता की नजरों में आपको ज्यादा भरोसेमंद इंसान बनाती है। रिसर्च में पता चला है कि ऐसे लोगों को सकारात्मक लिया जाता है। इसी के साथ खुले विचारों वाले रहने की क्वालिटी व्यक्तिगत विकास में भी फायदेमंद होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐसे कर्मचारियों को हायर करना पसंद करते हैं जिन्हें अपनी क्वालिटीज के साथ ही लिमिटेशंस भी मालूम हो, क्योंकि ऐसे लोग सीखकर सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं। अध्याय 3 कलेक्टिव रीथिंकिंग। क्या कभी आप इस तरह के बहस में फंसे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिकल ओपिनियन को लेकर कभी आपकी बहस हुई हो तो आपने नोटिस किया होगा लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। एक अलग राय सुनकर हम लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते, उनकी बात पूरी होने से पहले ही हम मान लेते हैं कि हम सही हैं और दूसरा इंसान गलत। और सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं, जो दो अलग राय वाले लोगों के बीच टकराव को जन्म देती है। इस मानसिकता के लोग यह मानते हैं कि चीजें या तो सही हो सकती हैं या फिर गलत। उदाहरण के लिए अबॉर्शन यानी कि गर्भपात का मुद्दा ले लीजिए।
कुछ लोग फैमिली प्लानिंग को देखते हुए इसे स्मार्ट वर्क की तरह अप्रिशिएट करते हैं, वहीं कुछ सोशल ग्रुप्स में ऐसा करने वालों को एंटी अबॉर्शन के रूप में देखा जाता है, जिसमें भावनाएं नहीं होते, अपने पर्पस के लिए अपने ही बच्चे का अबॉर्शन करवा देते हैं। ऐसे में फैमिली प्लानिंग को प्राथमिकता देने वाले लोग गर्भपात को सही मान सकते हैं और एंटी अबॉर्शन मानसिकता रखने वाले लोग इसको पूरी तरह से गलत मान सकते हैं। एंटी अबॉर्शन मानसिकता के लोग गर्भपात समर्थक लोगों को पूरी तरह गलत और गर्भपात न करवाने को पूरी तरह सही मान सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच विवाद ही बढ़ेंगे। तो इसका समाधान इस बात को समझने में है कि एक ही चीज के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जैसे गर्भपात के केस में ही देखें तो अगर किसी की नई शादी हुई है तो ऐसे में गर्भपात न करवाना सही होगा, और 2 बेबीज के बाद अगर आप 3 RD बेबी नहीं चाहते तो अब गर्भपात बेस्ट ऑप्शन होगा। इसका समाधान इस बात को समझने में है कि किसी एक विषय पर एक से ज्यादा नजरिया भी हो सकता है। हर बात का हाँ या ना में जवाब नहीं होता। हमें अंतिम निर्णय लेने से पहले कई बातें कंसिडर करनी होती हैं और विषय के कई पहलुओं पर गौर करना होता है। यह फ्लेक्सिबल मानसिकता आपको लोगों की नजरों में हम्बल महसूस कराएगा। यह आदत आपको ऐसा इंसान दिखाती है जो ईमानदारी से यह मानने के लिए तैयार है कि इस विषय के बारे में उन्हें कुछ चीजें नहीं पता हैं, उन पर पहले कभी गौर नहीं किया गया और अब जानने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क की एक लैब में इससे संबंधित एक रिसर्च कंडक्ट की गई, जहां गर्भपात के बारे में अलग अलग राय रखने वाले 2 लोगों को 20 मिनट के लिए बात करने के लिए कहा गया। अंत में दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से सहमत या असहमत करना था। फिर इस रिसर्च को ग्रुप में कंडक्ट किया गया। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि शुरुआत में दोनों ग्रुप एक दूसरे की राय से पूरी तरह असहमत थे, लेकिन खुले दिमाग से एक दूसरे ग्रुप की राय को समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सर्वाइवल के लिए यह अलग अलग हो सकता है। जहां पॉपुलेशन कम है वहां इसे संतुलित करने के लिए बर्थ रेट को बढ़ाना चाहिए और गर्भपात को कम करना चाहिए, और जहां जनसंख्या ज्यादा हो वहां इसे नियंत्रित करने के लिए गर्भपात करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेखक ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस में यह पाया है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज में लर्निंग कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है वहां रीथिंकिंग की आदत को आसानी से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ऑफिस कल्चर में लोग अपनी ज्ञान की सीमा जानते हैं। उन्हें पता होता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं, इसलिए खुले दिमाग का होना आसान हो जाता है। ऐसे लोगों में नई चीजें सीखने और कोशिश करने की इच्छा भी ज्यादा होती है। आइए इस उदाहरण में देखते हैं कि कैसे रीथिंकिंग न करने से एक इंसान की जान जाते जाते बची। नासा के एक स्पेस प्रोग्राम में कुछ अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष यात्री एडम और उनके दोस्त स्पेस वॉक कर रहे थे, तभी एडम को गर्दन के पीछे कुछ लीकेज सा महसूस हुआ। लीकेज इतनी ज्यादा थी कि यह पसीना तो हो नहीं सकता था, इसलिए एडम ने तुरंत इसकी जानकारी स्पेस क्रू को दी। स्पेस क्रू ने उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर आने के लिए कहा। सुरक्षित अंतरिक्ष यान में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि एडम का ड्रिंक बैग लीक होने लगा था। ड्रिंक बैग अंतरिक्ष यात्री की पीठ पर बंधा हुआ एक तरह का वाटर बैग होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को हाइड्रेटेड रहने में मदद मिले। हालांकि स्पेस वॉक पर जाने से पहले एडम ने थोड़ी लीकेज महसूस की थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। एडम ने ओवर कॉन्फिडेंट में आकर उसे छोटी सी चीज मानकर अनदेखा कर दिया। समय रहते अंतरिक्ष यान में पहुंचकर ड्रिंक बैग बदल लेने से वो बच गए, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। नासा ने पिछली गलतियों की तरह इससे भी एक सबक सीखा कि ज्यादा बुद्धिमान होने और बुद्धिमान लोगों में रहने से हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो जाते हैं और उन चीजों को मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं जो शायद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए हमेशा पुनर्विचार करते रहना चाहिए। अपने स्टाफ को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने काम की रिव्यू करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और काम को दूसरों के नजरिए से देखने की भी कोशिश करें। अपनी कंपनी के वर्क कल्चर में भी लोगों को प्लानिंग के लिए एनकरेज करें और अपने काम के बारे में नई नई चीजें सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और नासा की तरह अपने काम की रिव्यू करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और काम को दूसरों के नजरिए से देखने की भी कोशिश करें। यह आदत किसी भी चीज पर लागू हो सकती है। आप इसे अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी अपना सकते हैं।
जैसे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का उदाहरण लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा प्रेजेंटेशन देते समय हमेशा अब तक के सबसे बेस्ट तरीके को ही अपनाने को प्रायोरिटी दी जाती है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस तरीके से पहले भी अच्छी प्रेजेंटेशन दी जा चुकी है, इसलिए वो टेस्ट एंड ट्राई मेथड है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए इस मानसिकता से काम करना ठीक है, क्योंकि आप एक बेस्ट तरीके को फॉलो कर रहे हैं और बदले में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसी के साथ प्लान भी करें कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, कैसे इसे आसान और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। योजना बनाने से आपकी कंपनी बदलती मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को बदल लेगी और मार्केट में सर्विस कर लेगी, लेकिन योजना नहीं बनाने से हो सकता है आपके आज के तरीके बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हों, लेकिन भविष्य में वो उपयोगी नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को नई चीजें सीखने और इनोवेट करने का मौका दे, उन्हें क्रिएटिव तरीके से सोचने और नई चीजें इनोवेट करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएं, न कि सिर्फ परिणाम पर आधारित काम करने के लिए कहे। अध्याय 4, सनकोस्ट को एस्केप करना। हम में से कई लोग एक ही योजना लेकर बड़े होते हैं। शायद आपने भी बचपन से ही सोच लिया होगा कि बड़े होकर इंजीनियर ही बनना है और फिर सारी एकेडमिक प्लानिंग इसी लक्ष्य के अनुसार हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर यह योजना असफल हो जाए? ऐसे में आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप क्या करेंगे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो? ऐसे मानसिकता के लोग कभी भी अपनी योजना के बारे में पुनर्विचार करना जरूरी नहीं समझते। वो बस एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, उसके लिए एक रणनीति बना लेते हैं और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे में जब एक रणनीति असफल होती है तो हम और ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी रणनीति को नहीं बदलते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको हमेशा योजना भी लेकर चलना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो यह तरीका बहुत जरूरी है। शोधकर्ताओं ने जब इस बारे में रिसर्च की कि क्यों लोग योजना बी को नहीं अपनाते हैं, क्यों असफल होने के बावजूद लोग एक ही रणनीति से चिपके रहते हैं, तो इसका कारण है सनकोस्ट फैक्टर। इसका मतलब यह है कि किसी चीज के गलत होने के बावजूद उसे बार बार करने में लगे रहना। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपने उस योजना में अपना काफी पैसा, समय और रिसोर्सेस लगा दी हैं। इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में चाहे सबूत से आपकी रणनीति गलत ही क्यों न साबित हो रही हो, लेकिन उसे सही साबित करने में आप पूरी मेहनत करते हैं। अक्सर सीधा सीधा निर्णय लेना हमें आसान लगता है। जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप यह सोचकर कॉमर्स ले लेते हैं कि बिजनेस करेंगे, लेकिन बाद में आपको अकाउंटिंग बोरिंग विषय लगने लगता है, तो ऐसे में कई लोग उदास होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग की बजाय आप सेल्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में अपना बिजनेस कर सकते हैं। हमेशा नई पॉसिबिलिटीज के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। यह आदत आपकी ग्रोथ में काफी मदद करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग अपने आप को अपनी विकल्पों के बारे में पुनर्विचार करने का मौका ही नहीं देते। पुनर्विचार करने से आप पाएंगे कि जो काम आप सालों पहले करना चाहते थे वो शायद आज न करना चाहें। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसे करने के लिए संकोच को खुद पर हावी न होने दें। कई छात्र ऐसा नहीं कर पाते। जो आजीविका उन्होंने 18 की उम्र में देखा था, आज भी उसके अनुसार योजना करते हैं और 8 साल बाद अपनी नौकरी से बुरी तरह ऊब जाते हैं। इसका समाधान यह है कि दूसरे करियर ऑप्शंस और संभावनाओं को अपने ध्यान में रखकर चलें। किसी चीज को छोड़ देने और नया कोशिश करने से डरे नहीं। करियर चॉइस के लिए यह बात काफी हद तक सही है। कई बार बाद में आपको पता चलता है कि जो काम कर रहे हैं वो पसंद नहीं है और दूसरे काम में अच्छे हैं। ऐसे में जो रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे छोड़कर नए तरीके को अपनाएं। यहाँ तक कि अगर इसके लिए अपनी आज की जॉब को बदलने की जरूरत लगे तो बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि योजना और लक्ष्य का होना ठीक है, कभी कभी यह हमें अपने विजन की तरफ जाने में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही योजना के लिए कमिटेड होकर दूसरे विकल्पों के बारे में न सोचना आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए दूसरी योजना भी दिमाग में लेकर चलें। योजना से आप अपने करियर के साथ साथ रिलेशनशिप, हेल्थ और जीवन के जरूरी पहलुओं को बेहतर कर सकते हैं।
इसके लिए अपना दिमाग खुला रखें। करियर रीथिंकिंग के लिए महीने में एक बार यह करें। उन लोगों को नोटिस करें जिनसे आप प्रेरित होते हैं और ऑब्जर्व करें कि वो अपने डे टू डे जीवन में क्या करते हैं। उनके रहने, व्यवहार करने और काम करने के स्टाइल को नोटिस करें और देखें कि वो आपके इंटरेस्ट्स, स्किल्स, वर्किंग स्टाइल्स और वैल्यूज के साथ कितने ज्यादा मैच करते हैं। अपने आप को समय समय पर टेस्ट करते रहें। इसके लिए बस टेस्टिंग के पर्पस से इंटरव्यू दे, स्टडी कर रहे हैं तो इंटर्नशिप्स करें ताकि आपके काम का टेस्ट होता रहे। तो दोस्तों, इस समरी में आपने जाना कि हम अपने रीथिंकिंग और बिलीफ्स को बनाने और उन्हें सही साबित करने में बहुत सारा समय लगाते हैं और बहुत कम समय यह इवैल्यूएट करने में देते हैं कि वो बिलीफ्स और पुनर्विचार ठीक हैं या उन्हें सुधारने की जरूरत है। इसलिए पुनर्विचार करके समय समय पर यह चेक करते रहना चाहिए कि आज का तरीका कितना सटीक है। आइए अब सीखे हुए अध्यायों को एक बार दोहरा लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद रहें। सबसे पहले याद रखें कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। ज्यादातर लोग अपना निर्णय 3 मानसिकता जैसे उपदेशक, अभियोक्ता और एक राजनीतिक से प्रभावित होकर लेते हैं। इससे कई बार सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट माइंडसेट से तथ्य के आधार पर अपने निर्णय लें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर भी गौर करें, तो अपने आप को सही साबित करने के कारण देने की बजाय उनसे सवाल पूछकर अपने व्यूज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ाएं। हर चीज के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश न करें, बल्कि आपसी समझ के साथ दोनों के नजरिए को समझें। इससे आप उस विषय के बारे में एक नए नजरिए से जागरूक हो जाएंगे। हमेशा अपनी वर्तमान रणनीति के बारे में पुनर्विचार करते रहें। सोचें कि क्या इससे बेहतर किया जा सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो सोचिए कि कैसे आने वाले समय में मार्केट की डिमांड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट और काम करने के तरीके को बदलेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है ये बताने का कि इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या थी जो आपने बस अभी सीखी और जिसको आप अपने जीवन में 100% लागू करेंगे। एडम ग्रैंट द्वारा थिंक अगेन एक थॉट प्रोवोकिंग और व्यावहारिक किताब है जो पाठकों को अपने विश्वासों पर पुनर्विचार करने और बौद्धिक विनम्रता की शक्ति को अपनाने की चुनौती देती है। ग्रैंट का तर्क है कि हमारा समाज नए विचारों के लिए खुले रहने और अपने दिमाग को बदलने के बजाय अपनी राय पर टिके रहने और उनका बचाव करने पर केंद्रित है। वह जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, संदेह और निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देते हुए पुनर्विचार मानसिकता को अपनाने के लिए व्यावहारिक रणनीति प्रदान करते हैं। ग्रैंट की आकर्षक कहानी और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण थिंक अगेन को एक सम्मोहक रीडिंग बनाता है जो व्यक्तिगत विकास और सत्य की खोज को प्रोत्साहित करता है। बौद्धिक एजिलिटी और लचीलापन चाहने वालों के लिए यह अवश्य पढ़े जाने वाली किताब है। फिर मिलते हैं और एक नई समरी के साथ। धन्यवाद।